हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा गुप्ता। आप देख रहे हैं रीड टू लर्न। आज हम लोग सीखेंगे टेंस के बारे में। टेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपको टेंस समझ में आ गया तो आपको बाकी के जितने भी ग्रामर हैं, इंग्लिश में जितने भी व्याकरण हैं, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे या और बना पाएंगे। टेंस जो है हमारी बहुत सारी चीज़ों में बहुत ही उपयोगी होती है, तो टेंस को सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टेंस को सीखने के पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जान रहे थे, उसको कैसे पहचानेंगे, क्या क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है। तो अगर उसके बारे में आपको जानना हो, जो कि नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक होता है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने उसका लिंक डाल दिया है, तो वो जाकर अच्छे से देख ले और तब आप टेंस के बारे में सीखें, तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा समझने में। तो दोस्तों, आज हम लोग टेंस के बारे में जानेंगे। टेंस कैसे पहचान सकते हैं, या टेंस किस तरीके से अलग अलग रूपों में हमें बेहतर बनाएगी, हमारे इंग्लिश को बेहतर करेगी। तो चलिए टेंस को सीखते हैं। आज को हमारा टेंस का जो देखिए हिंदी है वो है काल या समय। काल बहुत लोग जानते हैं, समय जो है इसका एक और हिंदी होता है। तो टेंस का परिभाषा अगर बोला है तो क्या होता है, तो टेंस में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है क्रिया। वो होता है क्रिया यानी verb। यानी कि क्रिया जो है यानी verb जो है ना, वो सेंटर पॉइंट होता है टेंस यानी काल का। यानी क्रिया का वह रूप, परिभाषा अगर हम लोग इसका जानेंगे तो कैसे होगा, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा किसी भी काम के करने या होने के समय का बोध होता है। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा काम के करने या होने के समय का बोध होता है, उसे हम काल या टेंस या समय कहते हैं। किसी भी verb को देख के हम लोग ये समझ सकते हैं या समझा जा सकता है कि वो जो काम है वो किस समय में किया गया हो। अगर प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो टेंस इसे ही कहते हैं। टेंस को हम लोग कितने रूपों में बांट सकते हैं, तो टेंस को हम लोग कुल 3 रूपों में बांट सकते हैं अंग्रेजी में। तो उसका नाम देखते हैं हम लोग। हमारा पहला रूप है, हमारा पहला रूप है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। हमारा दूसरा रूप है पास्ट टेंस। और हमारा तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का हिंदी सभी को पता होगा, वर्तमान काल। वर्तमान काल। पास्ट टेंस का होगा भूतकाल। और फ्यूचर टेंस का होगा भविष्यकाल। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये तीनों ही टेंस हमारे वाक्य में बहुत ही ज़रूरी होते हैं। चाहे हम लोग कुछ भी सीखें, पैराग्राफ सीखें, स्टोरी राइटिंग सीखें, प्रोसेसिंग सीखें, रिपोर्टिंग सीखें, या किसी भी तरह के राइटिंग सेक्शन हो, या हम लोग जो भी बोलते हों, अगर वाक्य बनाना है तो आपको टेंस आना बहुत ही आवश्यक है। बिना टेंस के किसी भी वाक्य की रचना करना बहुत ही मुश्किल होती है। बहुत लोग टेंस नहीं जानते हैं और अच्छी तरीके से वाक्यों को वो नहीं बना पाते हैं। तो अगर आपको टेंस सीखना है तो मेरे साथ जुड़े रहें। इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और आगे जुड़े रहें। आपको बहुत सारे ग्रामर की चीज़ें इस चैनल पे देखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। कोई भी समस्या हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए टेंस को सीखते हैं। पहला हमारा जो है वो है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस से देखिए नाम पता चल जा रहा है कि कोई भी काम जो कि वर्तमान काल में घटित होता हो, कोई भी काम जो कि वर्तमान काल में घटित होता हो, उसे हम प्रेजेंट टेंस कह सकते हैं। प्रेजेंट टेंस के अगर उदाहरण के तौर पे हम लोग लें तो 2-4 उदाहरण हम लोग देखेंगे, जिससे पता चलेगा कि प्रेजेंट टेंस किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं हिंदी में ही उदाहरण दूंगा, उसके बाद जब उसके बारे में बताना शुरू करूंगा तो उसके हिंदी के फिर अनुवाद को भी मैं समझाऊंगा आप लोगों को। तो अभी फिलहाल हिंदी के बारे में देखेंगे। इसका एक उदाहरण हमारा देखेंगे, मैं आपको
पढ़ाता हूँ। दूसरा है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तीसरा है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और हमारा चौथा है मैं आपको 2 घंटों से पढ़ाता रहा हूँ। तो देखिए, अगर ध्यान से आपको समझ में आ रहा होगा तो पहला जो है मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये हमारा प्रेजेंट टेंस का पहला रूप है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तीसरा है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, यानी कि ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और हमारा चौथा है मैं आपको 2 घंटे से पढ़ाता रहा हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यानी कि मैंने जो चारों रूप है उसका हिंदी उदाहरण आपको बताया है। जब उसके बारे में हम लोग सीखेंगे तो उसके अनुवादों को भी हम लोग देखेंगे। ये सिर्फ मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बताया है, और यही तरीका होता है किसी को भी समझाने का, बेसिक से लेकर आप एडवांस तक उसे समझा सकते हैं। तो आगे देखेंगे, अगर कोई पूछता है कि प्रेजेंट टेंस को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं, तो प्रेजेंट टेंस को हम लोग कुल 4 भागों में बांट सकते हैं। चारों का नाम हम लोग देखेंगे। प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांट सकते हैं, तो चारों का नाम हम लोग देखेंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा पहला नाम होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसे नॉर्मली लोग जानते हैं, बहुत लोग, जो मैं भी पढ़ाता हूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमारा दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हमारा तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो मैंने हिंदी में भी देखिएगा सबको एकदम बराबरी से एक के बाद एक लिखाया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा हमारा जो नाम है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि ये चारों नाम जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग पॉइंट में इम्पॉर्टेंट होते हैं। प्रेजेंट टेंस को ही हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी दिनचर्या में, जो भी हम लोग किसी से बातें करते हैं तो प्रेजेंट टेंस को सीखना इम्पॉर्टेंट है। पास्ट टेंस भी उसी तरीके से इम्पॉर्टेंट है, जब हम लोग पास्ट टेंस सीखेंगे तो समझेंगे। तो अभी प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। चारों भाग में हमारा पहला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये नाम से पता चल ही जा रहा है। तो इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? देखिए, हर टेंस का एक पहचान होता है, उसकी हिंदी की पहचान होती है, उसे अंग्रेजी में अनुवाद हम लोग जब करते हैं तो देखेंगे क्या है पहचान में इसका। बस आप जुड़े रहिए, देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से पता चलेंगी। आपको बस साथ देना है और समझना है। नहीं समझ में आएंगे तो बोलना भी है, मेरी गलती को बताना है। जरूरी नहीं कि मैं गलती नहीं करूँगा, गलती करूँगा तो आपको उसे बताना है, मैं उसे सुधार करूँगा। तो पहचान में क्या है कि जब हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, कॉमा, ती है,
ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ते हो। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए, ये भी और ये भी। इत्यादि हो तो उस वाक्य का अनुवाद यानी कि उसका ट्रांसलेशन, उस वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में होता है, टेंस में होता है। ये अच्छे से आप लिख लीजिए, कॉपी में कॉपी कर सकते हैं, इसे देखकर बहुत ही आराम से आप लिख सकते हैं कि जब हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ते हो इत्यादि हो तो उस वाक्य का अनुवाद जो है वो प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस या कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। बहुत ही साधारण से, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं, आपको बस ध्यान देना है कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके भी जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं, बैक करके भी लिख सकते हैं, तो दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं अगर ज़्यादा देर रुकूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसका हम लोग अब देखते हैं क्या, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा पहला जो है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है या सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसके भी भाग होते हैं, तो इसको भी हम लोग 4 भागों में बांटते हैं, तो एक एक करके उसको हम लोग सीखेंगे। तो पहला अगर है इस तरीके से देखेंगे, 1 नंबर करके, पहला हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस बहुत ही ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग में जो होता है बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, लेकिन वो आपके आगे के समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? सकारात्मक। सकारात्मक, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, पिछले के कुछ क्लासेस में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी था। सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो सकारात्मक वाक्य क्या होता है कि वह वाक्य जिसमें किसी भी तरह का नेगेटिव शब्द ना हो, यानी नो, नॉट, नेवर, नथिंग, इस तरह का कोई शब्द ना हो, उसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। और ये वाक्य बहुत ही निश्चित होती हैं, जो भी बोलता है इस वाक्य को वो निश्चितता का बोध कराता है। तो कैसे इसका करेंगे? तो इसमें कुछ नोट होते हैं, इसमें कुछ नोट होते हैं जो कि हम लोग देखेंगे। इसमें कुछ नोट होते हैं हम लोग जो देखेंगे कि कैसे इसे पहचानेंगे, क्या करेंगे। तो आपका यह होगा कि जब सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई एक नाम हो तो, कोई एक नाम हो तो मेन वर्ब के साथ क्या करेंगे हम लोग? एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। बहुत ही आसानी से, समय लगेगा लेकिन आप जब भी देख लीजिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिर्फ एक नाम या कोई एक नाम हो तो मेन वर्ब के साथ में, मेन वर्ब क्या होगा वो हम लोग को पता है, मेन वर्ब के साथ में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से ये हमारा अगर हो गया तो एक तरीके से ये अगर स्टार का चिन्ह हम लोग देख सकते हैं, तो एक और हमारा स्टार चिन्ह होगा कि जब सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, हाँ, जब सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, ठीक है, आई, यू, वी, दे
या एक से अधिक नाम का बोध हो, एक से अधिक नाम का बोध हो तो मेन वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर आपको दिख भी नहीं रहा होगा तो मैं बोल भी रहा हूँ तो आप सुन सकते हैं उसे, या दिख रहा है, मेरे ख्याल से दिख ही रहा है आपको, का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपका नोट जो है बहुत ही ज़रूरी है, पहचान नोट ये बहुत ही ज़रूरी है। तो आप देख आराम से लिख लीजिए। ठीक है, पॉज भी कर लीजिएगा अगर समझ में ना आए तो। तो इसका देखिएगा रचना होता है, इसका रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको ध्यान देना पड़ेगा रचना में। ठीक है, रचना का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है, जिसका स्ट्रक्चर है, यानी सेंटेंस को कैसे आप फॉर्म कर सकते हैं या बना सकते हैं, स्ट्रक्चर जो है वो उसको रचना बोलते हैं। तो इसमें दो हमारा रचना बनता है। एक रचना हमारा बनेगा सब्जेक्ट, ठीक है, पूरा लिखता हूँ मैं पहले, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 यानी वर्ब का पहला रूप प्लस एस प्लस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट यानी हमारा कर्ता होता है, ठीक है, कर्ता। सभी चीज़ें जो भी आपको आएंगी नहीं आएंगी आप देखते रहें, बस आपको समझ में बिल्कुल आएगा। जो भी एकदम नए हैं, जो थोड़ा बहुत जानते हैं, उनको और बेहतर समझ में आएगा। उसके बाद देखिए हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा मेन वर्ब है, यहाँ पे जो होगा वो मेन वर्ब होगा, एम वर्ब लिख दिया मैंने, या पूरा मैं मेन लिख देता हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा मेन वर्ब का पहला रूप है, एस लगेगा, एस कोई भी एक लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। एस एस कहाँ लगेगा वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। उसके बाद एक और इसका रचना है। अब मैं क्या करता हूँ, शॉर्ट ही लिखता हूँ, सब्जेक्ट का सिर्फ सब लिखूंगा, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, ठीक है, वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट का सिर्फ ओबीजे लिखूंगा। तो ये हमारा अफर्मेटिव का रचना है, और इसी में बहुत लोग गलती करते हैं। इसमें हम लोग का देखिए समय भी लग रहा है, लेकिन समय लग रहा है तो हम लोग समझेंगे भी, ये भी ध्यान रखना है। आपको समय लग रहा है, आप समझ भी जाएंगे। तो इसका हम लोग अब उदाहरण देखते हैं, मैं मिटा देता हूँ, आप पॉज करके देखते रहिए। इसका जो है उदाहरण अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको पढ़ाता हूँ। वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं, जाकर आप 330 में या 440 में देख सकते हैं, बहुत अच्छे से 360 में आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से दिखाई देगा आपको। और आपको इसको रोटेट कर लेना है जिससे कि अच्छे से आप समझ पाएँ। तो हो गया हमारा, देखिएगा आई हमारा ये सब्जेक्ट है, तो मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, ये आई हमारा सब्जेक्ट है, ये जो हमारा है ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा मेन वर्ब है, हिंदी और इंग्लिश का जो रचना होता है वो बिल्कुल अलग होता है। माफ़ कीजिएगा, पसीना के चलते दिक्कत हो रही है, थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है आज को भी। तो जो हिंदी और इंग्लिश का जो वाक्य रचना होता है वो बिल्कुल अलग होता है। कैसे कि हिंदी में जो होता है सब्जेक्ट शुरू में, इंग्लिश में भी शुरू में सब्जेक्ट होता है, लेकिन वर्ब का और ऑब्जेक्ट का जो स्थान वो अलग अलग हो जाता है। हिंदी में जो ऑब्जेक्ट होता है वो सिर्फ स्टार्टिंग में ही होता है, सब्जेक्ट के ठीक बाद में, और उसके बाद वर्ब आता है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है कि वर्ब जो है वो पहले आता है और ऑब्जेक्ट बाद में आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए हमारा मैं आपको पढ़ाता हूँ तो हो जाएगा आई टीच, पढ़ाना का टीच होता है, आपको का यहाँ पे हो जाएगा यू, फुल स्टॉप। अब यहाँ पे देखिए एस एस का प्रयोग हम लोगों ने क्यों नहीं किया, तो आप जाकर देख सकते हैं कि आई रहेगा, वी रहेगा, यू रहेगा, दे रहेगा, तो आपको मेन वर्ब के साथ में एस एस का प्रयोग नहीं करना है। और कहाँ पे करना है देखिएगा, यहाँ पे वह विद्यालय
जाता है। ठीक है, तो वह का क्या होता है सभी को पता होना चाहिए। प्रोनाउन में वह का ही होगा, यहाँ पे जाता है यानी कोई लड़का ही है इसलिए ही होगा, नहीं तो सी भी हो सकता था। तो ही, जाना का गो होता है, तो देखिए वह क्या है, ही एक वचन है। ठीक है, तो इसके साथ में क्या लग जाएगा हमारा, एस या ई एस लगता है, तो गो के संग ई एस लगता है। अब ई एस एस कहाँ लगता है तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो ही गोज़ टू स्कूल। ठीक है, देखिएगा वह ही जाता है, गोज़ टू विद्यालय, टू स्कूल। कहीं जाने के लिए हमेशा आप याद रखेंगे, कहीं जाने के लिए टू का इस्तेमाल होता है और कहीं से आने के लिए फ्रॉम का इस्तेमाल होता है, ये हमेशा याद रखेंगे आप। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए और एक, हम लोग विद्यालय जाते हैं। देखिए यहाँ पर वी लगा है तो इसीलिए गो के साथ कोई एस एस का प्रयोग नहीं होगा, उसके बाद टू, उसके बाद स्कूल। तो ये उदाहरण आप देख लीजिए, इसको उतार लीजिएगा और इसका एस एस कहाँ पे प्रयोग करना है, एस कहाँ करना है, ई एस कहाँ करना है हम लोग देखेंगे। तो मैं मिटाता हूँ। तो देखिए अच्छे से कि जब, ठीक है, अच्छे से देखिएगा इसको, ये आपको बहुत सारी किताबों में मिलेंगे ही नहीं, या किताबों में नहीं मिलेंगे, बहुत कम जगह पर मिलेंगी। तो जब इंग्लिश शब्द, ठीक है, यहाँ पे मैं वर्ब कर देता हूँ, जब इंग्लिश वर्ब या क्रिया के अंत में ओ या एस एच या सी एच, ओ एस एच या सी एस इत्यादि, यानी और भी कुछ हो सकता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण रूप से यही हम लोग को मेन दिखाई देता है, इत्यादि हो तो उसके अंत में ई एस का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब भी आपको एस ई एस का प्रयोग करने के लिए दिया जाए तो आपको ध्यान रखना है कि उसके वर्ब के अंत में क्या है। तो वर्ब के अंत में ओ एस एच या सी एच रहेगा, तो आपको उस वर्ब के अंत में ई एस का प्रयोग करना है। उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी गो के पहले क्या किया था, गो के बाद मैंने क्या किया था, गो में ई एस लगा दिया था। अगर मुझे एक वचन बहुवचन देखना है तो एक वचन जब रहेगा तो एस एस का प्रयोग करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि गो के साथ हम क्या कर रहे हैं, तो गो के साथ एस लगेगा क्योंकि गो के अंत में ओ है। उसी तरीके से देखिए पनिश, अगर पनिश रहेगा, आपको बोला जाए कि एस एस का प्रयोग किसका प्रयोग करेंगे, तो आपको करना है ई एस का प्रयोग, तो पनिशेस हो जाएगा। उसी तरीके से टीच, अगर टीच रहेगा और बोला जाएगा एस एस का प्रयोग करना है, नहीं करना तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर करना है तो किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, ई एस का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा हमारा टीचेस। यानी कि बहुत ही ध्यान से देखना है और बहुत ही आशा करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये क्लास बिल्कुल अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, नहीं अच्छी लग रही तो डिसलाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें जो सीखना चाहते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।